शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोवल मार्श चैनल और पीकेटीबी सोवल मार्श नामक निर्माण स्थल पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदेरेव आपके साथ है और आज वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 फरवरी को क्या काम हो रहा है। जैसे कि आप तुरंत स्वयं देख सकते हैं, दीवार पैनलें और सजावटी पैनलें की आंशिक स्थापना की गई है और हर दिन उनमें से अधिक होते जा रहे हैं। यहाँ पहले से ही काफी गर्मी है। प्रवेश क्षेत्र पर काम किया जा रहा है। आइए देखते हैं आगे और कैसे दिखता है। हमारे सिर के ऊपर क्या है उस पर ध्यान दो। सजावटी छत, रेलिंग और सजावटी छत पैनलों की स्थापना जारी है। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान आप जो प्रकाश व्यवस्था देख सकते हैं वह अस्थायी है। यह सजावटी पैनलों की रेखा से नीचे होगी और इसमें काफी काम चल रहा है। इस वीडियो में हम विभिन्न स्थानों, विभिन्न कमरों को कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अनिवार्य रूप से सोलमाश द्वारा प्राप्त फंडिंग की दर के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में काम के निष्पादन में काफी तेजी लाना संभव है। और अब हम इस बात के गवाह बनेंगे कि हम क्या करने में कामयाब रहे। विशेष रूप से पहली मंजिल पर सभी कार्यालयों में दरवाजे पहले ही लगाए जा चुके हैं। कांच के विभाजन पहले ही लगाए जा चुके हैं और कुछ स्थानों पर इन कांच के विभाजनों पर फिल्म पहले से ही लगाई जा चुकी है ताकि कर्मचारी कार्य प्रक्रिया में यथासंभव आरामदायक महसूस कर सकें। अगर हम प्रदर्शनी स्थल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें एक पारदर्शी कमरा दिखाई देता है और वास्तव में यहाँ एक दुविधा उत्पन्न हुई। इसे सही तरीके से कैसे करें, या हमें इसे बंद कर देना चाहिए ताकि कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन दूसरी ओर ये एक प्रदर्शनी स्थल है और वहाँ सब कुछ दिखाई देना चाहिए, या इसे ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन इस स्थिति के बाहर निकलने का सही रास्ता मिल गया। यहाँ एक विशेष फिल्म लगाई जाएगी जिसे जरूरत पड़ने पर काला कर दिया जाएगा। 21वीं सदी, नई प्रौद्योगिकियां। वैसे आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है। अब मैं आपसे केवल हमारे कार्यक्रम एक्सपर्ट ने व्रेमे का अस्थायी स्थान देखने के लिए कहूंगा। अब रोबोट अल्योशा क्षेत्र को साफ करने और व्यवस्था बहाल करने पर काम कर रहा है, इसलिए टिप्पणियां छोड़ें। रोबोट का नाम अल्योशा क्यों है, पर चलते हैं। इसमें एलिवेटर समूह के पास सजावटी पैनलों की स्थापना शामिल है। हम देखते हैं कि दरवाजे पहले से ही संरेखित कर दिए गए हैं। टाइलें लिफ्ट के दरवाजों पर लगा दी गई है, इसलिए जो कुछ बचा है वह इन सजावटी ओवरले को बंद करना है, शिपिंग फिल्मों को हटाना है और तदनुसार लिफ्ट के साथ ज़्यादा काम नहीं बचा है। ठीक है, फिर से आपको ये ध्यान देना चाहिए कि लगभग सभी कानूनी स्थानों पर सॉकेट, स्विच और फायर कैबिनेट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। वे न केवल लगाए गए हैं बल्कि जुड़े हुए भी हैं। साथ ही स्वचालित मोड में संचालित सुनिश्चित करने के लिए न केवल ठंडे पानी की आपूर्ति प्रणाली से बल्कि कम वर्तमान नेटवर्क से भी कनेक्शन बनाया जाता है। अब आप और मैं प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर चले गए हैं और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि पहली मंजिल पर पहले से ही नौकरियां पैदा हो रही हैं। लगभग सभी कार्यालय पहले से ही भरे हुए हैं। दूसरी मंजिल पर यह काम अभी भी बाकी है। अब आंतरिक विभाजन अंततः स्थापित कर दिए गए हैं। वे एक संयुक्त प्रकार ग्लास
प्लस विशेष पैनल के हैं, वे पहले से ही पूरी मंजिल पर स्थापित हैं। इसके समानांतर ताज़ी हवा के वेंटिलेशन और जल आपूर्ति प्रणाली, तारों के लिए ट्रे और लो वोल्टेज नेटवर्क स्थापित किए गए और निश्चित रूप से स्थापना पूरी हो गई। बेशक कम वर्तमान नेटवर्क की प्रणालियों में कुछ और भी है, जैसे अग्नि सुरक्षा प्रणाली, प्रेषण प्रणाली और बहुत कुछ। खैर, निसंदेह इंटरनेट सहित। आइए टहलें और देखें कि क्या और हो रहा है। यहाँ संभावित रूप से एक स्वर रूम होगा। यहाँ फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इमारत को रूपांतरित किया जा रहा है और ये बिल्कुल अलग दिखती है। कृपया ध्यान दें कि वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन समाधानों के आधार पर अलग अलग कमरों में अलग अलग दिखते हैं और चुनी गई रंग योजना के रंग में चित्रित होते हैं। प्रशासनिक भवन की तीसरी मंजिल पर आंतरिक विभाजन, कांच के दरवाजे आदि इत्यादि स्थापित करने के लिए भी प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि काम अब समान है, इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने अगले वीडियो में तीसरी मंजिल पर जाएंगे और आपको विस्तार से दिखाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। खैर, अब आइए दूसरी मंजिल के मेजनाइन से दृश्य पर ध्यान दें। आखिरकार ये पहले थोड़ा अलग दिखता था। फिर से सवाल पर, ऊंची छतें क्यों? मैं इसके बारे में बात करते नहीं थकता, क्योंकि वास्तव में यह बहुत प्रभावशाली दिखता है। यानी उपयोगिताओं और नेटवर्क की संख्या हर दिन बढ़ रही है और इस समय आप न केवल दूसरी मंजिल के मेजनाइन पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि पाइप तक भी पहुँचे। इससे वास्तव में चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बहुत समय पहले यह सब अस्तित्व में नहीं था और इमारत की तैयारी का स्तर और उस स्तर के करीब भी नहीं हो सकता था जिस स्तर पर यह आज है। क्योंकि अगर आप और मैं करीब से देखें तो नीचे पहली मंजिल पर वर्कशॉप में जो कुछ भी हम देखते हैं, निर्माण सामग्री के अलावा, जिनमें से अभी भी यहाँ बहुत कुछ है, उपकरण पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। ये एक मोड और मिलिंग मशीन है, 2 मशीनिंग केंद्र, पहले से ही 2 बड़े लेजर, गंभीर प्रभावशाली आयामों के साथ लिथियम शरीर के अंगों के लिए एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और ये केवल शुरुआत है। ये उन उपकरणों का केवल एक हिस्सा है जिनसे हमारे भविष्य के डिजाइन और विकास प्रौद्योगिकी ब्यूरो को सुसज्जित किया जाना चाहिए। खैर, मुझे भी लगता है यहाँ देखना काफी मुश्किल होगा, लेकिन लोग आपको बाद में दिखाएंगे। ये संचार है जिन्हें आप छत के नीचे देख सकते हैं, अर्थात वेंटिलेशन सिस्टम। उनमें से कुछ पहले से ही इंसुलेट किए गए हैं। वे नेटवर्क जो वेंटिलेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं, थर्मल रूप से इंसुलेट किए जाते हैं, जो बदले में कमरे को ठंडा और गर्म दोनों करेगा। यानी थर्मो रेगुलेशन पूरी तरह से किया जाएगा। जो थर्मल इंसुलेशन के बिना रह जाते हैं, वे धुएं हटाने वाली प्रणालियां हैं, जो उद्यम में भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। अब काफ़ी बड़ी मात्रा में भी बस बार ट्रकिंग देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही एक से अधिक बार बता चुके हैं। यहाँ बस बार आवश्यक है ताकि मोबाइल संस्करण में विभिन्न मशीनों, विभिन्न उपकरणों को जोड़ना संभव हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार की उत्पादन लाइन बनाई जाएगी। अर्थात कुछ मशीनें मूल सिद्धांत के अनुसार स्थित होंगी, वे स्थापित हैं और वे लगातार काम कर रही हैं। यही उपकरण के उत्पादन, टूलिंग के उत्पादन, प्रोटोटाइप आदि से संबंधित है। लेकिन उत्पादन लाइनें जिसमें हमारे अपने उपकरण, हमारी मशीनें शामिल होंगी, जो संभावित रूप से ग्राहकों की सुविधाओं तक जाएंगी, हम नहीं जानते कि वे आज कैसे दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक निश्चित विचार है कि किस चीज़ की आवश्यकता है।
लेकिन कल हमारे पास किस प्रकार का ऑर्डर होगा ये हमारे संभावित ग्राहकों पर निर्भर करता है। और हमें किसी विशाल जहाज के लिए इंजन और इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इंजन दोनों को ऑर्डर दिया जा सकता है। हालांकि निश्चित रूप से मुझे बाद वाले पर गहरा संदेह है। लेकिन फिर भी हमें विभिन्न उत्पादों के साथ काम करने के लिए अपने क्षेत्रों को मोबाइल रूप से तैयार करने में सक्षम होना चाहिए, जो हमारी क्षमताओं के पोर्टफोलियो में होगा, ऐसा कहा जा सकता है। पर चलते हैं। खैर, एक अलग कोण से आप पहले से ही थर्मल इंसुलेशन और इन वेंटिलेशन संरचनाओं की स्थापना पर किए जा रहे काम का सटीक निरीक्षण कर सकते हैं। धुआं हटाने की भी एक बड़ी व्यवस्था है। शाखाएं, कहीं प्रवेश, कहीं धुआं हटाने की भी, यानी यहाँ ऐसा ऑक्टोपस बनाया जाता है। लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम के थर्मल इंसुलेशन के अलावा गर्म पानी की आपूर्ति प्रणालियों का थर्मल इंसुलेशन भी किया जाता है। और गर्म पानी की आपूर्ति और ठंडे पानी की आपूर्ति की तत्परता की डिग्री आज काफ़ी अधिक है। ये पहले से ही उपयोग के स्थानों में टाइलिंग को जोड़ने के लिए बना हुआ है। ये बाथरूम है, ये कुछ भोजन सेवा बिंदु है और इसी तरह। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि हम पहले से ही समझ सकते हैं कि ऐसे सिस्टम्स इतने सारे इनपुट और आउटपुट के साथ हमें इमारत में डिज़ाइन की गई सभी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में भी अनुमति देंगे। वहां आप एक व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट का दरवाजा देख सकते हैं जिसे आप पहले से ही परिचित हैं। लेकिन पीकेटी भी एक से अधिक हीटिंग पॉइंट में समृद्ध है। इस दरवाजे के पीछे एक जल उपचार लाइन है, विशेष फिल्टरिंग इकाइयां हैं, इत्यादि। हम अभी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन कर रहे लोगों ने ब्रेक लिया है। इसलिए फिर हमारे ऑपरेटर आएंगे और जो दिखेगा उसे फिल्माएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे परिसर हैं। इसलिए इस सवाल पर कि किस वस्तु में कौन सी तकनीकी क्षमताएं, साधन और क्षमताएं होनी चाहिए जो संपूर्ण सोलमाश परियोजना के विचार को लागू करने के लिए उपयुक्त हों, यह अब आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत है। अर्थात भवन इष्टतम होना चाहिए ताकि उसके रखरखाव पर उचित धन खर्च हो। कर प्राथमिकताएं प्राप्त करने के लिए भवन को एक विशेष क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। यदि हम सीधे भवन में लौटते हैं तो इसमें उचित थर्मो इंसुलेशन, धूल हटाने, धुआं हटाने के गुण होने चाहिए और विभिन्न उत्पादन लाइन योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी आवश्यक क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए। बिजली तक पहुंच पर पर्याप्त रूप से गंभीर प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो आसानी से उस रूप और मात्रा में समायोजित करने की क्षमता जो उसके प्रमाणीकरण, मान्यता इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, इत्यादि। इसलिए इन सभी छोटी चीजों को एक प्रकार के पजल में एक साथ रखा जाता है जो परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हल करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना यह सब असंभव होता क्योंकि नए उपभोक्ता गुणों के साथ नया इंजन बनाने के लिए जो प्रतिस्पर्धियों के समक्षों से आगे निकल जाएगा, शक्ति की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, क्षमताओं की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गैरेज, वर्कशॉप या देश के घर में कई इंजन को असेंबल नहीं कर पाएंगे। हाँ, आधुनिकीकरण की क्षमता जैसे कोई चीज है और जैसे कोई भी रैपर वाइंडिंग को स्लवंका में बदल सकता है, यह संभव है। लेकिन नए इंजन डिजाइन करें, उन्हें विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम पर गिने, फिर इसे शीर्षक श्रम का उपयोग करके लोहे में पुनः उत्पन्न करें, आवश्यक अद्वितीय तत्वों का उत्पादन करें जिन्हें कारखाने से नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं बना सकता। तदनुसार इसके लिए विशेष उपकरण बनाएं, इसे उचित गुणवत्ता, सटीकता आदि के साथ निष्पादित करें। यह सामान्य बात है कि यदि आप 3D प्रिंटर पर कुछ उपकरण ऑर्डर करते हैं तो उन सभी में सहनशीलता होती है और सामग्री सिकुड़ने जैसी कोई चीज होती है। इसलिए इन सभी आकारों को पकड़ना काफी समस्याग्रस्त है। यदि यह बाहरी ग्राहकों द्वारा किया जाता है तो कीमत, गुणवत्ता, समय, लागत और फिर से उत्पादन सटीकता का इष्टतम अनुपात प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। यही बात लेजर उपकरण पर लागू होती है, यही बात फाउंड्री उपकरण पर भी लागू होती है। किसी चीज को ढालने के लिए आपको एक सांचे की आवश्यकता होती है। कोई भी बाहरी तृतीय पक्ष ग्राहक
आपके लिए कोई सांचा नहीं बनाएगा। इसलिए इस सुविधा में इन सभी बारीकों को कुछ प्रयासों द्वारा एकजुट किया गया है ताकि हम अपना व्यवसाय कर सकें और आउटपुट फिर से पीकेटीबी के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है। ये मशीनें हैं, ये उपकरण हैं, ये उत्पादन लाइनें हैं। इसलिए हमें ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए इस पूरे पैमाने की आवश्यकता है। खैर, अब हम अपनी जांच जारी रखेंगे। खैर, वैसे एक रैम समूह है, गेटवेज, दीवारें दीवारें दीवारें, पाइप दीवारें। क्या आप जानते हैं कि इन दीवारों के पीछे भी कमरे हैं? और आप और मैं अब वहां ऊपर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़ें, आइए देखें कि इमारत के पीछे क्या है। यहाँ बाथरूम और अन्य परिसर पहले से ही बनाए जा रहे हैं, जो अभी भी आंशिक रूप से गोदामों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। टाइलें बिछाने और आंतरिक विभाजन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। निराधार ना होने के लिए आइए एक और कमरा खोलें। अस्थायी कार्य कक्ष बनाए गए हैं। हम देखते हैं कि वे पहले से ही सीढ़ी लगाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पहुंच तैयार कर ली है। अब शायद यहाँ देखना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी काम जारी है। हम बड़ी मात्रा में स्व समतल फर्श और टाइल चिपकाने वाले पेस्ट देखते हैं। यानी इससे तो यही पता चलता है कि इस दिशा में लगातार कई काम किए जा रहे हैं। चलो और ऊपर चलें। खैर, अब आप और मैं उसी कमरे में पहुंच गए हैं जो हमारी नजरों से छिपा हुआ था। गोदाम और अन्य कमरे यहां स्थित होंगे। वहां कार्यालय के हिस्से भी हैं। कम वर्तमान प्रणाली, आग बुझाने की प्रणाली, आग बुझाने के लिए चेतावनी प्रणाली और बहुत कुछ की स्थापना पहले से ही चल रही है। हम ये भी देखते हैं कि लिनोलियम पहले से ही स्थापित और बिछाया जा चुका है। फिर टाइलें हैं और सामान्य तौर पर इन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय काम पहले से ही शुरू हो रहा है। बहुत पहले नहीं, वहां अभी भी खुरदरा फर्श था और तदनुसार कोई टाइलें नहीं थी, कोई लिनोलियम नहीं था, कोई कम वर्तमान नेटवर्क नहीं था। यहाँ संपादन अभी भी शुरू हुआ है, इसलिए थोड़ी देर बाद हमारे अगले वीडियो में हम आपको परिणाम दिखा पाएंगे। खैर, हम आज के वीडियो को एक ऐसे साधारण रोजमर्रा के शॉट कूड़ेदान और बेंच के साथ समाप्त करेंगे। इससे पता चलता है कि न केवल पीकेटीबी सोलमार्श की आंतरिक सजावट के आयोजन पर, बल्कि परियोजना में शामिल बाहरी चमत्कारी उद्यान के आयोजन पर भी काम चल रहा है, जिसे शायद किसी दिन आप और मैं वीडियो कैमरे लेंस पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। बेशक मैंने इसे यहाँ थोड़ा सा अलंकृत किया है, लेकिन वास्तव में परियोजना के अनुसार हमारे पास काफी आरामदायक और व्यवहारिक है। मान लीजिए आसन प्रदेशों का लेआउट, क्योंकि लॉन तो आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, लग चुका है। पेड़े ऑर्डर हो चुके हैं, लगाने भी हैं। बैठने की जगह भी स्थापित की जाएगी और कूड़ेदान जैसी साधारण चीज, आप जानते हैं, हम आमतौर पर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आरामदायक रहने और क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन क्षेत्रों में सर्दियों में भी काम किया जाता है। और क्यों? क्योंकि हमारे पास अपनी सुविधाएं राज्य आयोग को सौंपने और इसे परिचालन में लाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि मेरे बिना इस प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए। इसलिए आप सभी को धन्यवाद और फिर मिलेंगे।